Assalamualaikum 9th class. I hope that all of you had a joyous and safe Eid al-Fitr. So welcome back in HPS online study system. Let's begin our today's lecture. So today I am going to explain applications or uses of isotopes. So as the first usage is radiotherapy, treatment of cancer. For the treatment of cancer, isotopes like phosphorus 32 and strontium-90 are used because they emit less penetrating beta radiations. स्किन कैंसर, क्योंकि आपको पता है कि जितना भी स्किन है वो एक्सटर्नल है हमारे पास, तो एक्सटर्नल अगर हमने कोई भी चीज़ पेनिट्रेशन में देनी हो तो हम वो बहुत ज़्यादा पेनिट्रेटिंग नहीं देते, क्योंकि स्किन जो है वो एक्सटर्नली प्रेजेंट है तो हम लेस पेनिट्रेटिंग रेडिएशंस को जो प्रेफर करते हैं, इसलिए स्किन कैंसर के लिए हम जो है वो लेस पेनिट्रेटिंग बीटा रेज को यूटिलाइज करते हैं. सेकेंड पॉइंट इज फॉर कैंसर cobalt-60 affecting within the body is used because it emits strongly penetrating gamma radiations or gamma rays. So अगर कैंसर को विदिन द बॉडी ट्रीट करना है, लाइक किसी को स्टमक कैंसर है या ब्लड कैंसर है, तो उसके लिए हम लेस पेनिट्रेटिंग रेडिएशन को यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि वो पेनिट्रेट नहीं करेंगे और ट्यूमर को जाके डिस्ट्रॉय नहीं कर पाएंगे. तो उसके लिए हम कोबाल्ट 60 को यूज़ करते हैं, जो कि क्या एमिट करता है, स्ट्रॉन्गली पेनिट्रेटिंग गैमा रेडिएशंस को और रेज को. The second application is tracer for diagnosis and medicine. The radioactive isotopes are used as tracer in medicine to diagnose the presence of tumor in the human body. हम आइसोटोप्स को यूज़ कर सकते हैं किस लिए? अब यहाँ पे एक वर्ड यूज़ हो रहा है आइसोटोप. आइसोटोप तो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बता दिया था कि आइसोटोप्स क्या होते हैं, जिनके अंदर न्यूट्रॉन नंबर चेंज होता है, लाइक उनका एटॉमिक मास डिफर करता है, तो आइसोटोप्स जनरेट करते हैं. अब रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स एक्चुअली में क्या होते हैं, ऐसे आइसोटोप्स जो रेज एमिट कर सकते हैं, जिनकी ये पावर होती है कि वो अपने अंदर से रेज को एमिट करें. अल्फा रेज एमिट कर सकते हैं, बीटा, गैमा, इन रेज को एमिट करने की पावर रखते हैं. ठीक है, लाइक जो कैंसर वाली हमने बात की उसमें भी यही होता है कि रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स अपनी रेज को एमिट करेगा और विद इन बॉडी वो जाके उस ट्यूमर को, उस सेल के मैस को डिस्ट्रॉय करेगा. अब सेकेंड पॉइंट जिसमें हम ट्रेस कर रहे हैं मेडिसिन को या डायग्नोस कर रहे हैं हम किसी भी डिजीज को, वो किस तरह से हो रहा है एक्चुअली में किसी ह्यूमन बॉडी के अंदर, हम इसमें भी डिफरेंट आइसोटोप्स को यूज करते हैं. लाइक आइसोटोप iodine 131 are used for diagnosis of goiter in thyroid gland. अब थायराइड ग्लैंड आपके नेक रीजन में प्रेजेंट होते हैं. अब ग्वाइटर होता है कि आप किसी की नेक बहुत ज़्यादा स्वेल कर जाए तो हम उसको ग्वाइटर की डिजीज बोलते हैं कि इसको ग्वाइटर हो गया. अब होता क्या है कि हमारा जो थायराइड ग्लैंड है, इसके हार्मोनल सिक्रीशन में अगर कोई डिस्टर्बेंस आ जाए तो नेक जो है वो स्वेल कर जाती है. अब ये पता करने के लिए कि वाकई जो हमारे पास ये नेक की स्वेलिंग हुई है वो थायराइड ग्लैंड की वजह से हुई है, हम आयोडीन 131 को मेडिसिन के अंदर यूज़ करते हैं. ठीक है, अब इससे क्या होता है, इससे डिडक्ट हो जाता है, क्योंकि थायराइड में जो हार्मोन की सिक्रीशन होनी है उसके अंदर भी आयोडीन मिनरल प्रेजेंट होता है, और आप मेडिसिन में भी आयोडीन दे रहे होते हो, तो ये आयोडीन जाके आपकी बॉडी के अंदर कुछ ना कुछ रेज को एमिट करेगा, जो आपकी बॉडी में कुछ हीट प्रोड्यूस करेंगे या कुछ ऐसी रेज को एमिट करेंगे जिसे एक्सटर्नली डिटेक्ट किया जाएगा और पता चल जाएगा कि इस पर्सन को जो है वो ग्वाइटर की डिजीज हुई है और इसके थायराइड ग्लैंड्स के अंदर कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट हो चुकी है. इसके अलावा आइसोटोप्स के थ्रू आप लोग बोन ग्रोथ को चेक कर सकते हो कि बोन ग्रोथ किसी भी अडल्ट की या फिर वो ऐसे चिल्ड्रन जिनके अंदर बोन ग्रोथ हो रही है, उनके अंदर बोन ग्रोथ किस स्पीड से हो रही है, किस तरह से हो रही है और किस प्रोसीजर से हो रही है, स्लो है, नॉर्मल है, या फिर कितनी बोन ग्रोथ एक बॉडी के अंदर हुई है, उसके लिए भी हम रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स को यूटिलाइज करते हैं. द थर्ड पॉइंट इज
आर्कियोलॉजिकल एंड जियोलॉजिकल यूजेस। आर्कियोलॉजिकल एंड जियोलॉजिकल यूजेस हम कहाँ पे यूज करते हैं? टू एस्टिमेट द फोसिल्स लाइक डेड प्लांट्स। एस्टिमेट फोसिल लाइक डेड प्लांट्स, एनिमल्स एंड स्टोन्स एक्सेट्रा। जितने भी अब रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स आपको मिलते हैं कहाँ पे? एक्चुअली में अंडर द अर्थ मिलते हैं। अब लेट्स सपोज के आपके पास जो भी रेडियो एक्टिव आइसोटोप होगा उसकी कोई ना कोई लाइफ होती है। लाइक वो अपनी रेज एमिट करता रहता है और एक टाइम ऐसा आता है कि उसको अपनी सारी रेज एमिट कर चुका होता है और वो डेड हो जाता है, और वो जो रेज और वो जो एनर्जीज उसने एमिट की हैं उन रेज से कुछ नए आपके पास जो है वो एलिमेंट्स बन जाते हैं। ठीक है, जैसे आपके पास क्या होता है कि जब यूरेनियम की ब्रेकडाउन हम करवाते हैं हम, तो यूरेनियम के ब्रेकडाउन से क्रिप्टॉन भी बनता है और ब्रिलियम भी बनता है, और आहिस्ता आहिस्ता यूरेनियम का आइसोटोप खुद क्या हो जाता है? टोटली ख़त्म हो जाता है। अब आर्कियोलॉजिकल एंड जियोलॉजिकल यूजेस हम कैसे करेंगे? एक्चुअली में जितने भी डेड प्लांट्स हैं या जिनकी डेड बॉडीज हैं, लाइक हम लोग ये पता कर सकते हैं कि उस एनिमल के पास या उस प्लांट के पास अगर हमें कोई आइसोटोप मिला है तो उसकी कितने परसेंट रेज एमिट हो चुकी हैं। ठीक है, लेट्स सपोज के एक आइसोटोप आपको मिला है, लेट्स सपोज उसकी 1000 ईयर्स जो थी वो लाइफ थी, और वो 50 वो उन 1000 में से आप कह लो कि 500 ईयर्स अपने गुजार चुका है, तो इसका मतलब है कि वो प्लांट उस अर्थ में 500 ईयर से प्रेजेंट है। इस तरह से हम डायग्नोस कर सकते हैं, हम डिडक्ट कर सकते हैं कि हमारा वो एनिमल, हमारा वो प्लांट या हमारा वो स्टोन कितना पुराना है जो अर्थ के नीचे प्रेजेंट है, अंडर द अर्थ प्रेजेंट है। रेडियो एक्टिव आइसोटोप डेटिंग यही होती है। रेडियो एक्टिव आइसोटोप डेटिंग एक्चुअली में क्या है? द डिटर्मिनेशन ऑफ एज ऑफ वेरी ओल्ड ऑब्जेक्ट्स बेस्ड ऑन द हाफ लाइफ ऑफ द रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स। तो हम क्या करते हैं? एज डिटर्मिनेशन करते हैं हाफ लाइफ ऑफ द रेडियो एक्टिव आइसोटोप से, और इसको हम कार्बन डेटिंग कहेंगे। कब? जब हम अपना रेडियो एक्टिव आइसोटोप जो है वो कार्बन 14 यूज कर रहे होंगे तो हम उसको कहेंगे कि कार्बन डेटिंग है। So the next application is chemical reaction and structure determination. The radioactive isotopes are used in a chemical reaction to follow a radioactive element during the reaction and ultimately to determine the structure. अब होता यह है कि केमिकल रिएक्शंस में कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है, जैसे आपके बुक में फोटोसिंथेसिस की एग्जांपल दी गई है, तो फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड यूज हो रही होती है। अब कार्बन डाइऑक्साइड का जो कार्बन है वो हम आइसोटोप यूज करेंगे, कार्बन 14 यूज करेंगे। अब कार्बन 14 जहां जहां मूव करेगा वो कुछ ना कुछ रेज एमिट करेगा, जिससे डिडक्ट होगा कि कार्बन एंड पे जाके ग्लूकोज की फॉर्मेशन में यूज हो रहा है। एज कार्बन डाइऑक्साइड इज यूज बाय प्लांट्स फॉर फोटोसिंथेसिस टू फॉर्म ग्लूकोज, its movement is deducted through the various intermediate steps up to the glucose. Last application is application in power generation. Radioactive isotopes are used to generate electricity by carrying out controlled nuclear fission reactions in nuclear reactors. अब हम पावर जनरेट कर सकते हैं, पावर को जनरेट कर सकते हैं किस तरह से? न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर किसी भी न्यूक्लियस की फिजन करा के। फिजन मतलब उसके न्यूक्लियस को, उस एटम के न्यूक्लियस को हमने तोड़ देना है, फिजन कर देना है, फिजन करवानी है उसकी। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन यूरेनियम 235 is bombarded with slow moving neutrons, the uranium nucleus break up to produce barium 139 and krypton 94 and 3 न्यूट्रॉन्स। सो जैसे ही क्या होता है, न्यूट्रॉन्स की भी प्रोडक्शन हो रही है। जैसे ही आपके पास इस पिक्चर में आपको बम्बारमेंट नज़र आ रही है न्यूट्रॉन की, न्यूट्रॉन को जैसे ही हम बम्बार करवाएंगे कहाँ पे? यूरेनियम के ऊपर, तो यूरेनियम का न्यूक्लियस की फिजन हो जाएगी, न्यूक्लियस ब्रेक हो जाएगा, और न्यूक्लियस जब ब्रेक होगा तो एनर्जी रिलीज होगी, और वो एनर्जी जो है वो पावर जनरेशन में हम यूज करेंगे। उस एनर्जी के साथ साथ आपके पास
ब्रेमियम जनरेट हो रहा है, न्यूट्रॉन्स भी जनरेट हो रहे हैं एंड क्रिप्टॉन जनरेट हो रहे हैं। तो इस तरह से आप जो है वो पावर जनरेट कर सकते हो बाय यूजिंग isotopes. A large amount of energy is released which is used to convert water into steam in boilers. The steam then drives the turbines to generate electricity. This is the peaceful use of atomic energy for development of a nation. Thank you for your cooperation. Stay safe, stay home. Allah Hafiz.